अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजाज सर, एक बार फिर ऑनलाइन हेल्प के साथ आपके सामने हाजिर। जैसे कि आपको मालूम है, हमने यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट की है वो 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हमने स्टार्ट करा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने अभी तक 3 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। आज के लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक का नाम है मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है, तो पहले आप ये बात समझ लो, हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। दो वी डू हैव नोबल गैसेस एज वेल, जिनको आप पहले इनर्ट गैसेस कहते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। और जहां तक बात हो रही है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, तो याद रखिएगा बेटा, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दीज ऑल और मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट सारे के सारे मेटल्स हैं, तो इनमें वही प्रॉपर्टीज होंगी जो एक मेटल शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो ये बेटा जनरली मेटल्स की तरह हार्ड होते हैं। अब यहां पे बेटा थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हमने ये बता दिया कि ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, ये एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड्स, ये एग्जिस्ट करेंगे एज सॉलिड स्ट्रक्चर्स। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दो हमारे पास एक्सेप्शन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास एक एलिमेंट है मरकरी। हालांकि जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, उनमें कंप्लीटली फिल डी सबशेल होती है, उनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम उन 3 एलिमेंट्स को भी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, उनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं, और ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर्स में, एज सॉलिड्स एग्जिस्ट करेंगे। और इन सॉलिड स्ट्रक्चर्स में जो ये मेटल्स होते हैं, मेटल एटम्स की क्लोज पैकिंग होती है, इनमें मेटल्स की क्लोज पैकिंग होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें क्या होगा? उनमें मेटल एटम्स की क्लोज पैकिंग होगी। यानी अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन मेटल का कोई भी मेटल लेंगे, उसमें ऑर्डर्ड फैशन में मेटल एटम्स बेटा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और बेटा ये डेफिनिट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम लैटिस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब से बेटा ये हमारे पास कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, और इस ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो मेटल एटम्स होते हैं, इनकी क्लोज पैकिंग होती है। अब बेटा ये क्या करते हैं? क्लोज पैकिंग की वजह से ये डेफिनिट जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर्स, और जिनको हम बेटा कहते हैं लैटिस। यानी जब भी कोई मेटल एग्जिस्ट करता है, जनरली बात करता हूं, एक्सेप्शंस आती है,
जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं जो कि मेटल्स होते हैं, लाइक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें जो मेटल एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मेटल्स बेटा ऑर्डर्ड फैशन में होते हैं और ये प्रॉपर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम लैटिसेस कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ खास तरह के लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या बेटा एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या बेटा उनको हम बीसीसी कहते हैं। बीसीसी ये बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी किसी भी मेटल के अंदर मेटल एटम्स एक प्रॉपर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं तो वो डेफिनेट जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक ऑर्डर्ड फैशन में मेटल एटम्स अरेंज्ड होते हैं, तो बेटा इनको लैटिसेस कहते हैं। और हमारे पास सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और हमारे पास बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। सीसीपी से ये एक और कैटेगरी, एक और नाम है इसका एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ऐसे आप याद रखेंगे जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं और बेटा ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कोई ट्रांजिशन एलिमेंट लेंगे उसमें क्लोज पैकिंग होती है, मेटल एटम्स दे आर क्लोजली पैक्ड, उनमें बेटा मेटल एटम्स का प्रॉपर जियोमेट्रिकल ऑर्डर होता है, वो बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो बेटा लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास क्लोज क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिसमें बॉडी सेंटर्ड क्लोज क्यूबिक पैकिंग हो रही है। तो अगर हम बेटा बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोज पैकिंग होती है, तो जाहिर सी बात है ये बेटा हार्ड होंगे और बेटा याद रखना ड्यू टू दिस क्लोज पैकिंग इनकी डेंसिटी काफी हाई होती है, तो इनकी बेटा हाई डेंसिटी होगी। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है जो मरकरी है ये एक्सेप्शन है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है लेकिन ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। बात को याद रखिएगा, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये सारे मेटल्स होते हैं, हार्ड होते हैं और इनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि क्लोज क्यूबिक पैकिंग हो रही है, क्योंकि क्लोज पैकिंग हो रही है मेटल एटम्स की। दूसरी बात अगर हम यहां पे डिस्कस करें, आपको मालूम है जो मेटल्स होते हैं हाईली मेलिएबल। तो याद रखिएगा ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे मेटल्स हैं, इनमें भी टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे हाईली डक्टाइल। अरे हाईली डक्टाइल का मतलब क्या है, खींच खींच के इनको हम वायर्स बनाते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम जो वायर्स यूज करते हैं, एल्युमिनियम की वायर्स होती है, कॉपर की वायर्स बनाते हैं, वो तभी पॉसिबल है ना जब आप इन मेटल्स को खींच खींच के लंबा कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, यानी जब आप एक मेटल को टर्न करेंगे इनटू वायर्स, लॉन्ग वायर्स। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इन ट्रांजिशन मेटल्स की, दैट इज दे आर हाईली मैलिएबल। दे आर हाईली मैलिएबल। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा आपने कई बार देखा होगा हम आयरन को दबा दबा के शीट्स बना लेते हैं, यानी इनको मोल्ड कर सकते हैं हम शीट्स में। हम कॉपर की शीट्स बना सकते हैं, आयरन की शीट्स बना सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना बेटा, मेटल्स हैं, इनको हम शीट्स में टर्न कर सकते हैं, इनकी शीट्स बना सकते हैं। दैट मीन्स दे आर हाईली मेलिएबल। नाउ एक और बात मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूं, आपको मालूम है जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डिलोकलाइज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इन ट्रांजिशन मेटल्स के थ्रू हीट भी कंडक्ट हो सकती है
और बेटा करंट भी इनके थ्रू चल सकती है। तो हम कह सकते हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई बात समझ में? सो दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली डे टू डे लाइफ में जो हम कंडक्टर्स यूज करते हैं जिनके थ्रू करंट चल पाएगी वो तो बेटा ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं। दैट मीन्स इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी हाई है, यानी अगर आप एक लोहे की रॉड को एक साइड से गर्म करेंगे तो वो जो हीट है वो तो ट्रांसफर हो जाती है, उसकी कंडक्शन हो जाती है। सो गुड कंडक्टर है हीट का भी, सो इनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी है और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इनके थ्रू करंट भी चल सकती है क्योंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नव एक और बात, आपको मालूम है जो ये मेटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होती है? क्लोज पैकिंग। अब इन मेटल एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, यानी ये जो मेटल एटम्स होते हैं ना इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। बेटा इस चीज के बाद हमें वही डिस्कस करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है और किन में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे, किन में वीक मेटालिक बॉन्ड्स बनेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है किसी भी ट्रांजिशन मेटल सॉलिड का, तो इनमें मेटल एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो बेटा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट मींस ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आई होप आपने इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझा होगा। तो एक और बात मैं पूछूं आपसे बेटा कि ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं ये तो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज है, मेटल की यही प्रॉपर्टीज है, और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं, उनमें बेटा ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां आपको एक चीज नोट करनी है, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको बेटा जिंक मिलेगा, आपको बेटा मरकरी मिलेगा, कैडमियम मिलेगा, है ना। हमारे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम और मरकरी भी है। बेटा अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, मैंने कहा था इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होती है, n-1 डी सबशेल, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। और अगर हम देखेंगे इनका कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मैंने अभी कहा जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सीसीपी, लाइक एचसीपी, लाइक बेटा बीसीसी। बेटा ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये लेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स जिनमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्लोज पैकिंग होती है मेटल एटम्स की। लेकिन अगर देखा जाए जो जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके साथ एक और है, दैट इज मैग्नीज। बेटा मैग्नीज में भी कोई डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें टिपिकल मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे, तो ये हार्ड नहीं होंगे। बेटा ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये अक्सर क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। इनको बेटा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, ये नॉन टिपिकल है, इनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है जो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है। तो आई होप आपने नोट किया होगा ये जो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज है ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलेंगी। लेकिन जो मैंने जिंक, कैडमियम और मरकरी आपके साथ डिस्कशन किया, बेटा याद रखना वो बेटा ये प्रॉपर्टीज जनरली फॉलो नहीं करते। और मैंने दो रीजंस बताए, एक तो सबसे पहले वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ही नहीं, उनमें D10 सिस्टम है, कंप्लीटली फिल्ड n-1 डी सबशेल है। दूसरी बात, इनका कोई डेफिनेट लेटेस्ट स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। आई होप आपने इस बेसिक चीज को समझ लिया होगा। अब हम बेटा यहां पे डिस्कशन करेंगे कि जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनमें मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्योंकि सारा फंडा मेटालिक बॉन्डिंग का है।
इनमें ये जो सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये तो मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से ही आती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही आती है। जनरली वी कॉल मेटालिक बॉन्डिंग। अब हम समझेंगे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है, लेकिन उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं मैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। आई होप आपने 11th स्टैंडर्ड में मेटालिक बॉन्ड अंडरस्टैंड किया होगा। मैं यहां पे मेटालिक बॉन्डिंग के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि मैं यहां पे वो बेटा अप्लाई कर सकूं। तो याद रखिएगा, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो बेटा आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, याद रखिएगा इन ट्रांजिशन मेटल्स में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। अब सबसे पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। समझो बेटा, अगर से फॉर एग्जांपल हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन मेटल्स में हम कोई भी मेटल लेंगे, से फॉर एग्जांपल आयरन, से फॉर एग्जांपल क्रोमियम। चले हम बात करते हैं क्रोमियम की। अगर बेटा में क्रोमियम का स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसे रफली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ इस तरह से, ये जो मेटल एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ टच करते हैं इस तरह से। ये मैंने बना लिया मान लीजिए क्रोमियम या किसी भी ट्रांजिशन मेटल का मैंने यहां पे सॉलिड स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ किया। नाउ अगर फॉर एग्जांपल ये क्रोमियम है तो ये सारे क्रोमियम एटम्स जो है क्लोजली पैक्ड है। अब इन मेटल एटम्स के बीच में भी तो कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इन मेटल एटम्स के बीच में भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको टाइटली होल्ड करके रखता है। यू नो व्हाट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द मेटालिक बॉन्डिंग। बेटा आप ऐसे समझ लो, अगर ये आयरन की एक प्योर आयरन की रॉड है, इस प्योर आयरन रॉड में होंगे क्या आयरन एटम्स। वो आयरन एटम्स इतने स्ट्रांगली बाउंड क्यों हैं, वो अलग अलग क्यों नहीं है। दिमाग से, लॉजिक से पता चलता है। इसका मतलब यह है इस आयरन रॉड में अगर मेटल एटम्स हैं, अगर आयरन एटम्स हैं, उनके बीच में डेफिनेटली उन मेटल एटम्स के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और याद रखना, मेटल एटम्स के बीच में जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो इन मेटल एटम्स को टाइटली बंद करके रखता है, that gives rise to, that is basically what we call as metallic bonding. Now पहले हम ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। अब देखो, से फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए मेटल्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, दैट इज लो। अब आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। सपोज आप एक एटम लेंगे, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, फिर इनर शेल्स, फिर आउटर मोस्ट शेल। अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल को निकालना आसान है, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता। दैट मींस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, वो लूजली बाउंडेड। दैट मींस बहुत कम एनर्जी लगेगी उनको निकालने में। तो याद रखना, जो मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, जिसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली बेटा वो इजीली लूज हो सकते हैं, ये इजीली उनको लूज कर सकता है। आई बात समझ में। से फॉर एग्जांपल मेरे पास है लिथियम। लिथियम जो है जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ये बनेगा Li+ और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। या अगर हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या कोई भी मेटल होगा, कोई भी मेटल एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये M+ बन जाएगा और यहां क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बेटा, एक मेटल एटम में अगर फॉर एग्जांपल ये उस मेटल एटम का न्यूक्लियस है, बेटा ये इनर शेल्स है और बेटा ये आउटर मोस्ट शेल है। मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल है, मान लीजिए ये आउटर मोस्ट शेल है जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाई। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होता है उनमें ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये लूजली बाउंडेड होता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना। देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ये लूजली बाउंडेड होगा। तो ये इजीली बेटा यहां ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स है ना, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये देखो किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड स्टेट में रह सकते हैं, मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं। अब देखो बेटा, बात को समझो। अब जब मेटल ये जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, आप ऐसे समझो कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड नहीं है। क्यों? लो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, तो बेटा ये लोकलाइज्ड नहीं रहेगा, ये घूमता रहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल्स में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल्स के डिलोकलाइज मोबिलाइज होते रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम यहां पे कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या इनको डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड का मतलब होता है जो लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। यानी ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ना किसी भी मेटल एटम के, ये आजाद है, ये फ्रीली घूम सकते हैं। आई बात समझ में? नाउ बचा क्या अब मेटल एटम में? यहां बचा एक उस मेटल एटम का न्यूक्लियस और बची बेटा ये इनर शेल्स। इसको बेटा हम कहते हैं कर्नल। इसको क्या कहते हैं हम? कर्नल। इसी के बेसिस पे बेटा मैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर बेटा ट्रेंड देता हूं, मेटालिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करता हूं। तो मेटल एटम में जो न्यूक्लियस और इनर शेल्स होती हैं इसको क्या कहते हैं? कर्नल। तो मैं लिखूंगा कर्नल क्या होता है? इट इज द न्यूक्लियस प्लस बेटा क्या होती है? इनर शेल्स। इनर शेल्स। आई बात समझ में? अब बेटा बात को ध्यान से यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो मैंने आपको अभी यह समझाया कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है। और बेटा तो जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियस और इनर शेल्स फिर बचती है मेटल एटम में उसको कर्नल कहते हैं। कर्नल इज न्यूक्लियस प्लस इनर शेल्स। आई बात समझ में? अब देखिए बेटा होता क्या है, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज n-1 d 1 to 10 एंड ns 1 to 2। हालांकि आपको मालूम है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए 1 to 9 ही होगा, क्योंकि D10 वो ट्रांजिशन नहीं है, और S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इवन पैलेडियम में 0, वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। इसका मतलब देखिए बेटा, इसका मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, अगर हम उनका ये बनाएंगे, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल, और ये इनर शेल्स है, और ये पेनल्टीमेट शेल है। पेनल्टीमेट का मतलब सेकेंड लास्ट, और ये अल्टीमेट शेल है, सबसे लास्ट वाली शेल। जब मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक मैं बात करूंगा क्रोमियम की। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज ऑर्गन 3d5 4s2 सॉरी 4s1। इसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ये क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑर्गन कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कोर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ यहां पे 3d5 एंड 4s1, पहले इलेक्ट्रॉन्स s में चले जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स d में चले जाते हैं। नाउ यहां पे क्या होता है, सपोज इसको हम ns मानेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, मान लीजिए ns, इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये जो इनर शेल होती है n-1, जिसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, ये वाली n-1, इसमें बेटा डी सब शेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है, इनमें जो ये लास्ट वाली ns सब शेल है, और बेटा जो ये लास्ट बट सेकेंड ये वाली n-1 डी सब शेल है, इन दो सब शेल्स में एनर्जी गैप बहुत कम है। ये ऑलमोस्ट इनकी क्लोज एनर्जी है, जिसकी वजह से
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, एक तो ns इलेक्ट्रॉन्स भी, एक तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यूजुअली आपने देखा होगा जैसे कि हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रॉन्शियम, है ना। उनमें क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनमें जो आउटर मोस्ट ns सबशेल होती है और जो पेनल्टिमेट n-1 डी सबशेल होती है, उनकी एनर्जी गैप बहुत कम है, वो बहुत ही क्लोज हैं। इसीलिए क्या होता है, इनमें ns इलेक्ट्रॉन्स भी और बेटा n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होने के चांसेस होते हैं। अब से एक एग्जाम्पल हम लेंगे और एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सी बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ट्रांजिशन मेटल लेंगे, से फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे क्रोमियम। देखिए बेटा, से फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे ऑर्गन 3d5 4s1। तो यहां पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन है, एक तो डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो 4s ऑर्बिटल में 4s सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स और s सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एक क्रोमियम एटम बना देता हूं, इसके अराउंड वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक तो आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स भी और बेटा पेनल्टिमेट लास्ट बट सेकंड शेल जो है उसमें जो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर ये तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। से फॉर एग्जांपल क्रोमियम के अराउंड देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड देखो, ये डी सबशेल में 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और s में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम देखेंगे क्रोमियम के केस में 5 + 1 हो गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये होते हैं आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, जो क्रोमियम का न्यूक्लियस है और जो क्रोमियम की इनर शेल्स है उसको हम क्या मान लेंगे बेटा, उसको कर्नल मानेंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर हम एक और क्रोमियम की बात करेंगे, फिर हम क्रोमियम का न्यूक्लियस और इनर शेल्स बनाएंगे और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहां पे बेटा ड्रॉ करेंगे। तो इसमें भी जो ये कर्नल है, क्रोमियम का न्यूक्लियस और जो इनर शेल्स है वो तो पॉजिटिवली चार्जड होगा कर्नल। नाउ ये जो कर्नल है और ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नॉट लोकलाइज्ड, दीज आर मोबाइल, दे कैन फ्रीली मूव। और जो यहां पे क्रोमियम का न्यूक्लियस है और जो क्रोमियम के इनर शेल्स हैं उसको हम क्या कहेंगे बेटा, कर्नल। नाउ इसी तरह से यहां से हम एक और क्रोमियम का न्यूक्लियस, क्रोमियम की इनर शेल्स और क्रोमियम के बेटा ये हम बना लेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से बहुत सारे क्रोमियम के कर्नल्स और बहुत सारे इस क्रोमियम के मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो कर्नल है, इस कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the kernel and mobile electrons. There will be electrostatic force of attraction between this kernel and these mobile electrons. This attractive force between the kernel and mobile electrons, this is called as the metallic bond. आई बात समझ में? तो अब हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, से अगर ये कोई मेटल एटम है इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये कोई मेटल एटम है इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये मेटल एटम है इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली यहां मेटल एटम्स बहुत सारे होंगे और इन सब के पास बेटा डिलोकलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं। तो व्हाट हैपेंस,
ये जो मेटल एटम का कर्नल होता है, कर्नल और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बेटा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बेटा हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्ड। आई होप आपने समझा होगा। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनके बीच में बेटा, मेटल एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कर्नल और डिलोकलाइज्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। उसी को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसा लगता है यहां पे जो ये कर्नल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में जैसे फ्लोट कर रहा है। याद रखिए, इट इज जस्ट लाइक कि बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे। हर किसी एटम के जो आउटर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में क्या मिलेगा आपको, इनके बीच में आपको कर्नल मिलेगा। एज इफ वी कैन से दैट जो कर्नल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में है, जो कर्नल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के समंदर में जैसे फ्लोट कर रहे हैं। इस मॉडल को हम इसीलिए बेटा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसको बेटा हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि मेटालिक बॉन्डिंग क्या है। अब यहां पे हम एक बात और समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता चला मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। मेटालिक बॉन्ड होता है कर्नल और डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स। और बेटा अब याद रखिए, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना बेटा मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। याद रखिए, आज से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतनी बेटा मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना बेटा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जितनी मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी बेटा हार्डनेस जो है वो भी बढ़ेगी। और ऑब्वियस बात है, उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ट्रांजिशन मेटल की सीरीज दी जाएगी, आप बता सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या रहेगा। तो हमने यहां पे सीखा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, उनमें कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतना बेटा मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी और उतनी हार्डनेस भी बढ़ती जाएगी, और बेटा उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये बेटा हमारी 3D सीरीज है। तो अगर हम देखेंगे जो स्कैंडियम है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3d1 4s2। दैट मीन डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। टाइटेनियम में इसी तरह से D2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम में बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज में 5। ये सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ये जो आयरन है, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। निकल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिंक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अब आप इसमें मेटालिक कैरेक्टर तो बेटा कंपेयर कर ही सकते हो। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक पहले अब बात करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखो, मैग्नीज से लेकर जिंक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। आई होप आपने इस माया को समझा होगा, आपने इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो आप सिंपली देखेंगे, जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, डेफिनेटली वहां पे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां हार्डनेस भी ज्यादा होगी और वहां मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और याद रखना, हमारी जो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें आप याद रखो, हमारी 3D सीरीज में क्रोमियम जो है उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर 4D सीरीज में मोलिब्डेनियम, उसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और मोलिब्डेनियम के नीचे टंगस्टन, उसमें भी बेटा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। आपको याद होगा
कि जो क्रोमियम है इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जो क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन है इनमें क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इनमें बेटा क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पता चलता है कि इनमें बेटा मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी वेरी हाई। अगर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा हाई होगी, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई होगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहां पे, किस ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और कहां मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कहां मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो याद रखिए जो टंगस्टन है, सिंस मैंने बोला इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होगा। तकरीबन 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। 3400 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का बेटा मेल्टिंग पॉइंट है। और इसीलिए तो ये बेटा बल्ब फिलामेंट में यूज किया जाता है। जो हमारे बल्ब्स बनते थे, बल्ब्स में जो फिलामेंट यूज होता था वो क्या था, वो तो टंगस्टन का बना था, क्योंकि जितना वो हीट हो जाता है वो तो ग्लो करता रहता है, प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। जितना भी मतलब हीट अप करो वो मेल्ट होना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखो बेटा, मैंने यहां बता दिया, अगर हम जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। इसमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अगर वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो क्या ये हार्ड होंगे? नो, ये तो सॉफ्ट मेटल्स होंगे। हालांकि इनको कभी वोलाटाइल मेटल्स भी कहा जाता है, जो इनको छोड़कर बाकी सारी नॉन वोलाटाइल है, लेकिन इनको हम वोलाटाइल मेटल्स कहते हैं, सॉफ्ट है। और इनका बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज वेरी लो। आई होप आपने समझा होगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटल्स क्यों है और उनमें मेटालिक कैरेक्टर को किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। और आपने ये भी समझा होगा कि अगर इनमें मेटालिक बॉन्ड है तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होते रहते हैं, वो तो लोकलाइज्ड नहीं है, उनकी तो आजादी है, वो तो फ्रीली मूव करते हैं। इसीलिए मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल। और आप यहां पे बेटा अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये हार्ड क्यों होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने यहां पे बेटा डिस्कस करी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप भी रेडी रहो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।